और लगातार हम बात करेंगे आज अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध को लेकर। आज 36वां दिन है और 36वें दिन भी लगातार जो है वार पलटवार का दौर जारी है। ना तो शांति वार्ता हो रही है, ना ही सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है, और ना ही ईरान जो है घुटने टेकने के लिए या युद्ध विराम करने के मूड में नजर आ रहा है। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की बात करते हैं, बिना शर्तों पर युद्ध विराम की बात करते हैं, लेकिन ईरान इस युद्ध विराम पे वो कहता है कि लिखित आश्वासन चाहिए मुझे, ना कि कुछ घंटों की, बल्कि हमेशा के लिए जो है ये शांति वार्ता चाहिए। युद्ध को लेकर जो है शांति वार्ता चाहता है अमेरिका, ऐसा कहता है, लेकिन उसका अमेरिका की तरफ से भी जो कभी कभी जो है इस तरीके के हालात बनते हैं कि वो शांति वार्ता नहीं चाहता। हाल ही में उसने ईरान पर 2 विमान भेजे थे, जिस विमानों को ईरान ने जो है मार गिराया है। ईरान ने दावा भी किया, वहां की मीडिया ने दावा भी किया है। साथ ही एक पायलट को खोजे जाने को लेकर जो है ईरान ने इनाम तक घोषित कर दिया है। तो वही अमेरिका भी बार बार कह रहा है कि उनका पायलट आखिर है कहां। दोनों ही देश की सेनाएं जो है पायलट को ढूंढने में लगी हुई हैं। ईरान ने पायलट को जो है इनाम भी घोषित किया है ढूंढे जाने पर। तो देख सकते हैं इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ईरान, इजरायल और जो है अमेरिका युद्ध पर विराम क्यों लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक खास जो है पैनल इनकी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। परिचय करवा देता हूं पहले, फिर चर्चा में हम जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद दत्ता जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही शमी शभरवाल साहब, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है विनोद दत्ता जी आपसे कर लेते हैं। जिस तरीके से आज 36वां दिन चल रहा है अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध को लेकर, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। शांति वार्ता की तरफ बात तो हो रही है, बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान पर हमले भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से 2 विमानों को ईरान ने मार गिराया है, इससे क्या समझें? क्या ईरान के जो है शांति वार्ता के पीछे कोई साजिश है, रणनीति है कि एक तरफ तो शांति वार्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है आप लड़ाकू विमान जो है ईरान पर पहुंचाते हैं? देखिए, ईरान ने शांति वार्ता के लिए कभी मना नहीं किया था। और आपको याद होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, उससे पहले भी ईरान वार्ताओं के साथ था और वार्ता में था अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका ने जो विश्वासघात किया है वो उसको कभी माफ नहीं करेगा। और दूसरी चीज, जिस तरह से उनकी जो टॉप लीडरशिप थी, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो रिलीजियस हो, और या वो मिलिट्री लीडरशिप हो, जिस तरह से उसने खात्मा किया है, क्योंकि ईरान, अमेरिका का ये मानना था कि शायद अगर ये टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो हम एक ऐसा सिविल वॉर ईरान में ला सकते हैं जिससे वहां के लोग इस रेजीम के खिलाफ हो जाएं। लेकिन हुआ उसके बरखिलाफ। क्योंकि आप देखिए, ईरान के लोग और ज्यादा एकजुट हो गए, क्योंकि ईरान के जो अली खमनेई साहब थे, वो केवल ईरान के शियाओं के रहबर नहीं थे, वो सारे विश्व में शिया समुदाय में एक अहम स्थान रखते हैं। और अमेरिका ने पहले भी देखिए एक बीच में युद्ध विराम की घोषणा की थी कि साहब मैं 5 दिन अटैक नहीं करूंगा, अगले 10 दिन नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी वो बदस्तूर अटैक करता रहा। ईरान या पूरा विश्व इस नतीजे पे पहुंचा है कि साहब अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है। तीसरी चीज, जिस तरह से ईरान ने अपनी जो रण कौशल को मतलब उसने अपनी जो बिसात बिछाई है, वो मतलब एक मतलब बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उसने किया है। वो एक एट्रिशन वॉरफेयर लड़ रहा है। उसने अपने जो, उसे मालूम है कि अमेरिका की ताकत के आगे वो कहीं खड़ा नहीं होता, लेकिन उसने जिस तरह से अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया है लिमिटेड, वो बताता है कि कैसे वो एक लंबे वॉरफेयर के लिए, क्योंकि अमेरिका को अगर वो लंबे समय तक, आज 36वां दिन है, एंगेज करता है। आज 36वें दिन करीब 72 बिलियन का खर्चा अमेरिका का ऑलरेडी हो चुका है। आप देखिए उसकी इक्विपमेंट की और जो पर्सनल की कैजुअलिटीज हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो ये बताता है कि वो किस तरह से ईरान से पस्त है और वो हर कीमत पे ईरान से समझौता चाहता है। लेकिन ईरान समझौता जब करेगा जो अपने मुद्दों पे, अपने कंडीशंस पे करेगा। और आज विश्व समुदाय ईरान के साथ है, क्योंकि ये जो अमेरिका की कोर्सिव मतलब जो डिप्लोमेसी है या पॉलिटिक्स है, उससे पूरा विश्व तंग आ चुका है। आज पूरे विश्व को उन्होंने एनर्जी क्राइसिस में धकेल रखा है। और अमेरिका देखिए, वो कहते हैं ना कि साहब
चेंज ऑफ रिजीम मेरे हिसाब से तो अमेरिका में होनी चाहिए और ईरान में नहीं, क्योंकि जब तक वहां इस तरह के मतलब प्रेसिडेंट, आप देखिए ओबामा ने जो डील कराई थी उसमें एक भी गोला फायर नहीं हुआ, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, और न्यूक्लियर वॉर जो न्यूक्लियर उसका प्रोग्राम था उसके बदस्तूर इंस्पेक्शन हुए, लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हाँ साहब इस तरह की कोई डिजाइन नहीं है अमेरिका की, और पूरी शांति के साथ दोनों देश रह रहे थे। जी। अभी पहल जो है वो ईरान ने की है, और सॉरी अमेरिका ने की है, और ईरान उसका माकूल जवाब दे रहा है। विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुख करते हैं शमी जी का। शमी जी, जिस तरीके से अमेरिका जो है डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिखा रहा है, एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ हमले भी करता है। ईरान जो है धमकियां देता रहता है, वो कहता, अभी भी हाल ही में जब बात किया है तो ईरान के का सबसे बड़ा ब्रिज जिसको B1 ब्रिज कहते हैं उसको अमेरिका ने जो है ध्वस्त कर दिया है अपने विस्फोटक सामग्री से। अब ईरान कह रहा है कि उसने ऐसे 8 जो अमेरिका की चिन्हित जगह हैं, जो फेमस जगह हैं, उन पर वो हमले करने की तैयारी कर रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से मध्यस्थता की बात कर रही, यूएन में आज वोटिंग भी होने वाली है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्या लगता है ईरान अपने जो है मकसद में कामयाब होगा? क्या अमेरिका का जो B1 ब्रिज पे जो ईरान के ब्रिज पर जो अमेरिका ने हमला किया है, क्या उसका जवाब ले पाएगा, या आज यूएन में कुछ तस्वीर कुछ रास्ता जो है निकलकर सामने आएगा? देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने रेज किए हैं। अगर आप पिछले 36 दिन का अगर स्टेटस देखेंगे, देखो ईरान को एक चीज मालूम थी कि मेरे पास एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसका वो इजराइल और यूएसए के साथ मुकाबला कर सके। तो इसने पिछले 20 साल में एक ही काम किया है, और वो है बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के ऊपर परफेक्शन। बैलिस्टिक मिसाइल का फायर होना और टारगेट पे हिट करने के बीच में टाइम बहुत कम मिलता है। और आप ये देखिए कि अभी तक भी जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के ठिकाने थे वहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक्स किए हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया है। और इस समय अब खुद CIA की रिपोर्ट है कि अभी तक वो सिर्फ जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार सिर्फ 50% ही हम बर्बाद कर पाए मत या खत्म हुआ है, यानी 50% उसके पास बचा हुआ है। तो वो उसके पास इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कि वो कम से कम और कुछ नहीं तो अमेरिका की नाक में दम तो अच्छी तरह से कर सकता है। और जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, देखो पहले जब ये अमेरिका इराक में गया था तो फर्क ये था कि पूरे नाटो कंट्रीज अमेरिका के साथ थे, लेकिन इस बार अगर आप देखें जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, कोई भी आगे बढ़ के अमेरिका का हाथ क्या उंगली पकड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है, विच इज अ वेरी मेजर चेंज। देखो अगर आपके पास आपके अलाइज भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके लिए समस्या बढ़ जाती है। और अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखो अभी इन्होंने अपने एक 4 स्टार जनरल को सैक कर दिया है। लड़ाई के दौरान में आप सेनापति को सैक नहीं करते, सैक करते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं। और ये बहुत क्लियर होता चला जा रहा है अब कि जिस तरह से अमेरिका ने सोचा था कि वेनेजुला में मैंने एक दिन में जाके वहां तक पलट कर दिया तो यहां भी हो जाएगा, लेकिन वो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और देखो अगर मैं भी ईरान की लीडरशिप में होता तो मैं अमेरिका की जो है सुलह संधि की बात क्यों मानता। पिछले साल भी इन्होंने कहा पीस टॉक के दौरान इन्होंने अटैक किया। अभी भी पीस टॉक्स महीना पहले जब चल रही थी, जब अटैक, उस समय इन्होंने अटैक किया। और अभी भी हर बार बोलते हैं हम ब्रेक ले रहे हैं, हम नहीं अटैक करेंगे, और फिर अटैक करते हैं। तो ऐसे के बीच में अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत डाउन कर दिया है। और अगर क्रेडिबिलिटी डाउन है और आपके मित्र भी आपके साथ नहीं है तो लाजमी बात है कि यू आर इन बिग ट्रबल। और ये ट्रबल अब नजर आता शुरू हो गया है। और देखिए अभी तक अमेरिका ने एक चीज बोली थी कि हमारे F-35 एयरक्राफ्ट से अच्छा कोई नहीं है, और अब एक ईरान जैसे छोटा सा पिद्दी देश उसने उनके हवाई जहाज गिरा दिए। मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, पता जाता ईरान के लिए है, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए और एक वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम अमेरिका को मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कम से कम ईरान इतनी जल्दी अब नेगोशिएटिंग टेबल पर आएगा। थैंक यू।
शमी जी, आपने यहाँ पे कहा है कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बयानों को लेकर, मतलब कोई भी देश उनके साथ खड़ा नहीं है, वो बार बार G7 देशों का जिक्र भी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि कोई भी देश जो है ऐसा महायुद्ध के दौरान जो है साथ देने को तैयार नहीं है। इवन उनके देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका के लोगों ने जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। क्या लगता है आज जिस तरीके से यूएन में जो आज वोटिंग होनी है उससे कुछ रास्ता निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा? जिस तरह के हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बने हुए हैं, दुनिया के तमाम देशों में जो है पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत हो रही है, क्या लगता है कि आज जो यूएन में वोटिंग हो रही है उससे रास्ता साफ होगा? क्या ईरान को जो है यूएन में झुकना पड़ेगा, यूएनएससी में? देखिए, यूनाइटेड नेशंस में इस बार फॉर अ चेंज अमेरिका अपना जो है रास्ता नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इराक के ऊपर अटैक किया था उस समय रशिया बहुत कमजोर था और वो अलग थलग पड़ा था, तो उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन इस समय सिचुएशन ये है कि इस रेवोल्यूशन में ईरान का साथ देने के लिए रशिया और चाइना दोनों खड़े होंगे, और उसके साथ कई ऐसे देश भी हैं जो मेरी असेसमेंट है जो वैसे अमेरिका के अलाइज हैं, वो अमेरिका के अगेंस्ट अगर वोट नहीं देंगे तो एब्सटेन करेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ईरान के ऊपर अमेरिका प्रेशर डाल पाएगा, खासतौर पे अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, क्योंकि आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक हाई मॉरल ग्राउंड पर नहीं है। उसके पास कोई बेस नहीं है जिसके ऊपर वो कह सके कि ईरान ने की गलती है। वो अलग बात है कि ईरान में जो हो रहा है वो उससे कई चीजों से मैं सहमत नहीं हूं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसके देश के ऊपर अटैक करके उसकी लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दो। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ शमी जी बने रहेगा। सीधा विनोद दत्ता साहब का रुख करूंगा। दत्ता साहब, जिस तरीके से अमेरिका का जो है रुख जो है, पहले वो कहता है कि हम जो है ईरान को परमाणु देश नहीं बना सकते, इसलिए हम उसके परमाणुओं को नष्ट करने के लिए हम ये सब जो है कर रहे हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि हमारा परमाणु कोई मकसद नहीं था कि परमाणु ईरान डेवलप कर रहा है, हमारा मकसद था हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना, और ईरान जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहा और उसको हम जो है सुचारू रूप से चला पाएंगे। इवन उन्होंने ये तक कहा था कि वो किसी एजेंसी को जो है वो टेक ओवर भी करेंगे जहां पे हॉर्मुज स्ट्रेट की पूरी निगरानी जो है अमेरिका के हाथों में होगी। क्या लगता है, पहले बयान देते हैं फिर यू टर्न लेते हैं कि हमें कोई शर्त नहीं चाहिए, हम युद्ध को विराम चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं, और दूसरे जो है त्रिपोली जैसे तमाम जो हाईटेक जैक हैं, जो हथियार, जो लड़ाकू विमान है, जहां पर 2700 सेना रहती है उस विमान में, उसकी तैनाती भी करता है। तो ये दो तरह के मायने कैसे देखे, आखिर अमेरिका चाहता क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? दूसरी तरफ जिस तरीके से ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, सीज फायर हम बिल्कुल नहीं देंगे, ना करेंगे, क्योंकि सीज फायर करना मतलब है कि इजराइल और अमेरिका को जो है समय देकर और मजबूती प्रदान करना। अब उनके पास जो है गोला बारूद बचे नहीं है, इसलिए वो समय सीमा सीज फायर मांग रहे हैं ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सकें। ईरान के इन दावों को कैसे देखें दत्ता साहब? देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने अपना जो स्टैंस है या जो नैरेटिव है उसको चेंज करता है जी, उससे मतलब अमेरिका की साख काफी कम हो गई है। अमेरिका ने पहले कहा कि साहब न्यूक्लियर संयंत्र हैं उनको हमारा खत्म करना है, फिर आपने जैसे कहा कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका ऑब्जेक्टिव है जी। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि साहब नहीं, तेल भी हम लेंगे। तो ये अगर वो क्लियर ही नहीं है कि उनका क्या एम है। ऐसे ही इन्होंने इराक में देखिए कहा कि साहब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और वहां कुछ नहीं मिला, और वहां उसके जो इराक का तेल था उस पर काबिज हो गए। तो ये जो वो कहते हैं ना कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कांट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। तो यहाँ अमेरिका का न तो नैरेटिव सेट है, न उसे पता कि साहब इस युद्ध को कैसे लड़ा जाना चाहिए। तीसरी चीज, उसकी माली हालत खुश रही है। आप देखिए 39 ट्रिलियन का उसके पास लोन है। अब 39 ट्रिलियन का लोन हो और 32 ट्रिलियन की आप इकोनॉमी रखते हैं, तो आप ये देखिए मतलब कब तक ऐसे युद्ध, और एक यही युद्ध नहीं है, यूक्रेन युद्ध में भी आपने इतना पैसा खर्च किया हुआ है। इजराइल को आप मतलब $3 बिलियन देते हैं कि मिडिल ईस्ट में वो चौकसी बनाए रखे, और भी कई जगह इस तरह के डीप स्टेट प्रोग्राम उनके चल रहे हैं। तो जहां इतना खर्चा होगा, आज मुझे नहीं लगता। अच्छा, दूसरी उसकी जो अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखें अमेरिका की, वो बड़ी खस्ता है। अभी आप देखिए अमेजोन ने 30,000 लोगों को मतलब निकाला है। तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और पैसे की कमी, ये सब चीजें देखी जा रही है।
तो ये आजकल देखिए, ईरान अपना एम अचीव करने में वो हो गया है। उसने आपको 36 दिन करीब $72 बिलियन का आपका खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। सैंक्शन थी $50 बिलियन की, $200 बिलियन की इन्होंने फिर रिक्वेस्ट भेजी थी पार्लियामेंट को, जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक सैंक्शन नहीं दी है। तो आप ये बताइए, अब उन्होंने मतलब 138 लाख करोड़ रुपया मांगा है, 1.3 ट्रिलियन फॉर वॉर, दैट इज फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री। मुझे नहीं लगता कि वहां की पार्लियामेंट इसको सैंक्शन करेगी। 1.3 ट्रिलियन मीन्स कई देशों की मतलब इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है। तो ये जो रोल अमेरिका ने मतलब ये मुखौटा पहन रखा है, इसको वो किसी और तरीके से भी अचीव कर सकता था जी। बजाय इसके कि ये आप भी देखिए, एक तरफ कहते हैं कि साहब मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए, मुझे तो लगता है कि उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए नरसंहार का। कितने बच्चे उन्होंने मार दिए, कितने लोग मार दिए, जिनीवा कन्वेंशन की बिल्कुल उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। जो देश इसका सबसे बड़ा ठेकेदार बनता था, आज वही उसको मतलब दैट कंट्री इज इन्वॉल्व्ड इन फ्लैग्रेंट वायलेंस। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े सवाल है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सवालों को लेकर, उनके जवाबों को लेकर और उनके जो है डिसीजन को लेकर। शमी साहब, जिस तरीके से हमने देखा है कि हाल ही में पाकिस्तान जो है बड़े बड़बोलेपन की बात कर रहा था, मध्यस्थता की बात कर रहा था, मध्यस्थता कराने की बात कर रहा था, युद्ध विराम की बात कर रहा था, लेकिन अब जो है पाक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी अपने बयान में कहा था कि हाँ, पाक के माध्यम से जो है बातचीत चल रही है। क्या माना जाए, क्या बातचीत चल रही थी या सिर्फ हवाई थी? क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन का शेड्यूल रखा गया था पाकिस्तान में, 3 खाड़ी देशों के जो है विदेश मंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन वो तो एक दिन भी मीटिंग नहीं चली है, ना ही बैठक हुई है। इसके क्या माने देखे जाए? क्या पाकिस्तान का जो है कद अमेरिका के सामने जो बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्या वो अब शून्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपके ही चैनल पे लास्ट वीक जब ये इसके पाकिस्तान की मेडिएशन की बात हो रही थी, तो मैंने कहा एक भिखारी क्या मेडिएशन करेगा, और मैंने तब भी यही बोला था जी। मैंने कहा अगर मैं ईरान की लीडरशिप में होता तो मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं जाता। आई रिपीट, मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाता। और उसके बाद अगर आप नोटिस करें, ईरान ने बड़ी क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया था कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं, कि उनको 4 जूते और मार दिए थे। देखो पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान जो एक कहते हैं ना कि जैसे एक ऑफिस के सामने एक पीएन खड़ा होता है चपरासी, वो बॉक्स से फाइल लेता है, नीचे दे के आता है, नीचे से फाइल लेता है, ऊपर दे के आता है। उसने जाके कहीं अमेरिका को बोला होगा, माई बाप मुझे मौका दो, मैं कुछ करवाता हूं, मेरा पड़ोसी या कुछ करूंगा। लेकिन उस चीज को इतना उछाल दिया गया कि जैसे कि पता नहीं पाकिस्तान ना हो गया कोई एक ऐसा सुपर पावर है जो कुछ करवा देगा। पाकिस्तान हैज नो कैपेबिलिटी। ये सिर्फ हवाई था जिसको ऐसे ही टूर दे दी गई। पाकिस्तान देखो अपने आप को इंपॉर्टेंस शो करना चाहता है, जबकि उसके पास कुछ नहीं है, भिखमंगा है। और भिखमंगे कभी आज तक आपने किसी भी कोरम में एक भिखारी जो है वो आके मेडिएशन कराएगा? सवाल ही उठता। इट इज जस्ट स्मोक एंड थिन एयर। और नहीं था, और ना ही कभी पाकिस्तान इस लायक बनेगा कि वो कहीं मतलब मेडिएशन का मतलब जूता भी नहीं उठा सकता वो। ही इज इन दैट स्टेट। थैंक यू। बिल्कुल, बड़ा सवाल। पाकिस्तान भी जो है कहीं ना कहीं जो बोलते हैं जलती आग में हाथ सेकने की काम कर रहा था, भूमिका अदा कर रहा था, लेकिन उसके मंसूबों पर जो ईरान ने पानी फेर दिया है। दत्ता साहब, जिस तरीके से अभी हाल ही की बात की जाए, आज की बात की जाए, जिस तरीके से अमेरिकी फाइटर जेट 15 के पायलट की तलाश जारी है। ईरान ने इस विमान को जो है मार गिराया, साथ ही अमेरिकी A-10 वाथोंग विमान को भी ईरान ने जो है निशाना बनाया है। अब एक अमेरिकी पायलट की जो है तलाश कर रहा है। दोनों देश कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका जो है, अमेरिका के हवाले से ये पुष्टि भी की गई कि उनका जो विमान क्रैश हुआ है और ईरान ने उस विमान को जो है मार गिराया है। दूसरी तरफ ईरान जो है अमेरिका के पायलट की तलाशी कर रहा है और तलाशी के लिए जो है इनाम भी घोषित किया है, भारी भरकम रकम भी घोषित कर रखी है। क्या माना जाए, क्या वास्तव में वो पायलट जिंदा है जिसके लिए अमेरिका तो तलाश कर ही रहा है, ईरान जो है अब इनाम भी घोषित कर रहा है? क्या ईरान, अगर वो जिंदा पायलट पाया जाता है तो क्या ईरान उसको एक सबूत के तौर पर UNSC में रख सकता है? जिस तरीके से जिंदा सबूत एक प्रकार से देखा जाए अमेरिका को जो झुकाने के लिए, क्या इस तरह की तस्वीर भी आगे सामने आ सकती है? देखिए, ईरान के टीवी चैनल्स पे ये खबर साया हुई है कि कोई भी अगर उसके मतलब
सबूत या सुराग देगा कि वो कहाँ पकड़ा गया है, तो उसको तुरंत IRGC को या पुलिस को हैंडओवर किया जाए और उसको माकूल इनाम दिया जाएगा। तो ये ईरान इसलिए चाहता है कि साहब उसको बंधक बना के वो फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू ये मैसेज भेजेगा अमेरिका को कि साहब हमने आपके एक पायलट को गिरफ्तार किया हुआ, वो हमारे कब्जे में है, ठीक है, उससे कई स्टेटमेंट लिए जाएंगे। तो उसको देखिए, वॉरफेयर में ऐसी चीजें होती हैं, ये कोई वो नई चीज नहीं है, लेकिन यकीनन ईरान के लिए ये काफी एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप ये देखिए कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं थी, तो बिल्कुल ब्रूट फोर्स से अगर इस विमान को गिरा दिया गया है तो ये यकीनन उनके फेवर में जाता है। दूसरी चीज आप देखिए, A-10 एयरक्राफ्ट को भी उन्होंने मार गिराया है, कुछ ड्रोन्स हैं जो उनको गिराया गया है, एक चिनूक हेलीकॉप्टर का भी वो दावा करते हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से ईरान अभी भी मतलब एक ऐसी टक्कर दे रहा है अमेरिका को कि, और अमेरिका मतलब कोई ना कोई ऐसा ऑनरेबल एग्जिट चाहता है कि साहब किसी बहाने से वो यहाँ से खाड़ी में से निकले, क्योंकि अगर और ये युद्ध और वो जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि साहब 6-7 हफ्ते चलेगा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसको सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि देखिए ईरान तो सर पे कफन बांध के लड़ रहा है, उसको तो कपड़ा मार दे, मैंने जाना है अभी। उसको तो ये पता नहीं है कि साहब हमें कितनी देर इस युद्ध में और रहना है या कितने दिन और हमें वो करना है, क्योंकि वो लंबी लड़ाई के लिए कर रहे हैं। और अमेरिका का जिस तरह से खर्चा बढ़ता जा रहा है, अमेरिका के ऊपर जिस तरह से लोगों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहां की सरकार का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये साफ दिखाई देता है। आप देखिए, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अगर आप सैक कर देते हैं और भी कई जनरल्स को सैक कर देते हैं, तो अगर आपकी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मैं कोई वजह नहीं देखता कि साहब आप सेनाध्यक्ष को कैसे बदली करेंगे, या आप जो टॉप लीडरशिप है, जनरल साहब है, उनको कैसे आप बर्खास्त करेंगे। तो ये बताता है कि अमेरिका की जो मतलब ऑपरेशंस है वो सही डायरेक्शन में है, क्योंकि उनकी दिशा और दशा दोनों खराब है। तो ये सब बताता है कि भाई कैसे ईरान ने अपनी जो बिसात बिछाई थी, तो मतलब वो सक्सेसफुल होती जा रही है। बिल्कुल सक्सेसफुल। शमी साहब, एक ही आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है UNSC में, उसको लेकर चीन ने और उसने जो है कहा है कि ये वोटिंग जिस तरीके से जो चाह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो है आवागमन चलता रहे, चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत पूरी दुनिया में है, तो लोग चाहते हैं कि युद्ध एक तरफ चलता रहे और दूसरी तरफ जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट चालू कर दिया जाए ताकि आवागमन जो है पेट्रोलियम पदार्थों का होता रहे। ऐसे में चीन ने और उसने जो है इसमें आपत्ति जताई है। वो कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा होता है तो इससे हालात और बिगड़ेंगे, ना कि हालात सामान्य होंगे। इनको चीन के बयानों को कैसे देखें? देखिए, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इस समय चीन का क्या सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है। चीन को यह पता है कि अगर ये सारा कुछ सही सलामत हो जाता है तो उसके बाद अमेरिका उसके पीछे पड़ेगा। तो इसलिए चीन के इंटरेस्ट में यह है कि ये युद्ध ज्यादा चले और अमेरिका के पास जितना असला है, जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, तो ईरान में यूज हो जाए वहां, तो उसके बाद अमेरिका इतना कमजोर हो जाएगा कि वो चीन की तरफ देख नहीं पाएगा। और चीन का एक ही इंटरेस्ट है कि अगर उसने ताइवान को कैप्चर करना है तो ऐसा सुनहरा मौका दोबारा उसको नहीं मिल सकता। तो इसलिए, और रशिया का ये इंटरेस्ट है कि देखो, रशिया ने तो अमेरिका को ऑफर किया था कि आप ईरान की तरफ देखो, यूक्रेन को भूल जाओ, लेकिन वो अमेरिका ने कुछ दिन पहले मना कर दिया। तो इसलिए अमेरिका को कमजोर करने के लिए रशिया और चाइना हर हाल में ईरान को हेल्प करेंगे। देखो, अगर मिसाइल मेरे पास हैं, लेकिन मिसाइल को कहां किस समय पे गिराना है और किस लोकेशन पे पिन पॉइंट गिराना है, वो नॉलेज जो है, इंटेलिजेंस, वो ईरान के पास नहीं है। यानी कि ईरान के पास आंखें नहीं है, वो उसने दी है, वो रशिया ने दी है। और क्यों दी है? क्योंकि रशिया भी चाहता है कि जिस तरह 4 साल से अमेरिका ने यूक्रेन को इंटेलिजेंस देकर डीप इनटू रशिया में हिट करवाया है, वो कहता है कि अब अमेरिका को भी जी ऐसी ही लात पड़नी चाहिए, ताकि अमेरिका को भी उतना कमजोर हो जाना चाहिए कि वो फिर दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि चाइना और रशिया जो है इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस अमेरिका की बात मानेंगे और वो दे विल सपोर्ट ईरान होल हार्टेडली। लेकिन फर्क यह है कि चाइना कोवर्ट सपोर्ट करेगा, ओपन में नहीं आएगा।
रशिया ओपन सपोर्ट करेगा, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। थैंक यू। आप बिल्कुल शमी साहब और दत्ता साहब, देखना होगा कि जो हालात जिस तरीके से चल रहे हैं देश दुनिया में, जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो है महायुद्ध जारी है, देखना हो कि आज यूएनएससी में वोटिंग के बाद जो है तस्वीर कैसी होगी, कौन से देश जो है वोटिंग के पक्ष में होंगे, कौन से देश ऐसे होंगे जो वोटिंग के विरोध में होंगे। तस्वीर शाम तक क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए शमी साहब आपका और साथ ही दत्ता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।